हेलो स्टूडेंट, मैं केबी सर आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरे पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में समझा था, सीखा था। तो आज हम आपको उसी लेसन से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। शॉर्ट फॉर्म में इसे आप EAN भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक BSc सेकेंड ईयर और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी ये टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बोर्ड में भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक मिलेगा। चाहे आप CBSE बोर्ड या फिर आप UP बोर्ड किसी की भी बात करें तो दोनों बोर्डों में ये टॉपिक आपको उपलब्ध मिलेगा। तो बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है और किसका होता है? तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो सेंट्रल मेटल का होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप देखेंगे तो उसमें सेंट्रल मेटल उपस्थित होगा, तो उसी सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं या इन्हें हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लें और इनमें यूज किए गए जो टर्म्स होते हैं वो हम अगर देख लें तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल लिखा है कॉपर के साथ अमोनिया बंधे हैं 4 अणु, उसके बाद आपका यहाँ ब्रैकेट के अंदर हैं ये दोनों और ब्रैकेट के बाहर SO4 है। तो इसका सेंस क्या होता है, क्यों ऐसे लिखे जाते ब्रैकेट लगा करके? तो ब्रैकेट जो होता है ये साधारण ब्रैकेट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक स्थान होता है जिसको ये प्रदर्शित करता है और उस स्थान में हमारा सेंट्रल मेटल और उससे जुड़े हुए लिगैंड्स रखे जाते हैं। उसके बाहर आपके दूसरे ग्रुप रखे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो आयनिक बॉन्ड, यहाँ पर देख रहे हो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो लिगैंड्स होते हैं और जो सेंट्रल मेटल होते हैं ये दोनों मिल करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर सेंट्रल मेटल और उसके बाद आपका हो जाएगा लिगैंड, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ रहे हैं ना? अगर हम सेंट्रल मेटल प्लस लिगैंड जब दो मिलेंगे तभी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इससे बाहर जो ग्रुप लगा होता है वो आयनिक बॉन्ड से बनता है और जब इसको जल में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड होने के कारण ये बाहर हो जाता है, जबकि ये पूरा ग्रुप सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसका आयनाइजेशन नहीं होता है। दैट्स क्लियर? तो अब बात हम ये करते हैं कि लिगैंड्स, बार बार बोल रहे हैं लिगैंड्स होते क्या हैं? लिगैंड्स एक प्रकार के डोनर ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? डोनर ग्रुप होते हैं। क्या डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये त्यागते हैं या डोनेट करते हैं किससे? सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल को जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। तो जो लिगैंड्स होते हैं एक प्रकार के लुईस बेस होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर हम सेंट्रल मेटल के साथ वही ग्रुप रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, जिसके पास ये क्षमता हो कि वो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे। अगर उसके पास क्षमता नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की तो वो लिगैंड की तरह कार्य नहीं करेगा। तो लिगैंड जो होते हैं वो लिगैंड एक्ट एज ए लुईस बेस।
प्रभावी एटॉमिक जो आप प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको आप निकालने के लिए आपको लिगैंड्स और सेंट्रल मेटल दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल मेटल जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, जबकि जो आपके लिगैंड्स होते हैं वो आपके सेंट्रल मेटल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, जबकि जो लिगैंड्स होते हैं वो लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल से देखें, ये लिगैंड मान लीजिए सपोज दैट, और ये मान लीजिए सेंट्रल मेटल मान लीजिए। तो जो लिगैंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं मेटल को, और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या ये भी कह सकते हो कि इसके पास जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है उसमें स्थान होता है ऑर्बिटलों में, जिससे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें दो प्रकार की वैलेंसी पॉसिबल है, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी, यानी एक आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंट और दूसरी वैलेंसी हो जाएगी कोऑर्डिनेट। तो कॉम्प्लेक्स में हमारा महत्व केवल इतना है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल और उनके लिगांडों के बीच बनेंगे। अब एक लिगांड है तो सेंट्रल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पर अमोनिया 4 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर के साथ 4 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 4 दूनी 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है वो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, जैसे कॉम्प्लेक्स से पहले कॉपर का आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए, आप जनरली बोलोगे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, पर जब पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर में होंगे वही उसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वही उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है। और प्रभावी परमाणु क्रमांक से ही हम ये पता कर सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है अदरवाइज अनस्टेबल है। तो ज़्यादा जो है देर ना करते हुए हम सीधा आपके टॉपिक पर आते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे हम निकालेंगे। तो हम इसी कंपाउंड की बात कर लेते हैं, या आपको हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल दे करके आपको बताते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे लिख दिया गया K4, हम साधारण और सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं K4, और K4 FeCN का होल 6। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना है, तो ठीक है ना, En निकालना है आपको, तो En का फॉर्मूला लगाएंगे, En क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल पर होंगे, इस मेटल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हैं उसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ये फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी सेंट्रल मेटल का पूछ रहा है, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल कौन है, Fe है। सेंट्रल मेटल हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर होगा, जैसे पोटेशियम मेटल तो है पर सेंट्रल मेटल नहीं है, पोटेशियम यहाँ आयनिक बॉन्ड बना रहा, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट से बाहर रख दिए हैं। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल मेटल का ध्यान रखना है, Fe का ध्यान रखना है। तो Fe का जो होता है आपका एटॉमिक नंबर सबको मालूम होगा 26 हो गया, तो हम 26 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 26 लिख देंगे, क्लियर। माइनस,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। माइनस करना है इसके एटॉमिक नंबर से। क्या माइनस करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है ना। तो अब यहां से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। जैसे हम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप समझते हो, इसको पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो पोटेशियम के कितने अणु हैं? 4। क्षार धातु का ऑक्सीडेशन नंबर -+1 होता है। क्लियर। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। साइनाइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। कितना होता है? -1। और कितने साइनाइड होते हैं? 6 साइनाइड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6। तो अगर यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +4 है, तो -2 होगा। और आप सब लोग जानते हो कुल जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड की होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर जो ये +4 है, ये -6 है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा, और -2 बराबर के इधर ले जाएंगे तो +2 आ जाएगा। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 आएगी। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, x मान के इसको निकालेंगे तो -6 बराबर के उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, +4 बराबर के उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 + 6 तो +2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। तो यहाँ पर आपका जो है सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन तो 2 रख देंगे। ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि आयनिक बॉन्ड बनाने में आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च किए। तो आयरन का Fe2+ निकला, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आयरन ने त्यागे होंगे, तभी तो K4 इसके साथ जुड़ पाया है। तो कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। किसने किया? सेंट्रल मेटल ने। भाई टोटल जब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद टोटल इस पर इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने खर्च किए हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने में। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे खर्च किए, कैसे पता चला? उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। +2 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किए हैं। तो कहने का मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं। तो ये हो जाएंगे त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन 2 आ जाएगा। प्लस लगा दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगैंड्स, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल गेन करेगा, ग्रहण करेगा, किससे ग्रहण करेगा? लिगैंड से ग्रहण करेगा, उसकी संख्या होगी, टोटल नंबर होगी। तो यहाँ पर आपका कितने साइनाइड हैं? 6 साइनाइड हैं। और हमने कहा था एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 6 साइनाइड हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 12 इलेक्ट्रॉन देगा। सीधी सी बात है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो +12 कर दीजिए, इसका योग कर लीजिएगा। तो 26 - 2 24, और 24 में आप 12 ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर कितना आएगा? 36। तो EAN नंबर कितना आया? 26। किसका? आयरन का। आयरन का 26 आया। और 26 किसका होता है एटॉमिक नंबर? क्रिप्टॉन का होता है। और क्रिप्टॉन, सॉरी यहाँ पर 36 है, 26 नहीं, ये 36 है। 26 - 2 + 12, तो यहाँ आ जाएगा 36। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो EN निकल के आया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के आया 36, ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आयरन का निकल के आया। तो जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो नंबर निकल के आता है वही होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब आप देख चुके होंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर आया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो 36 आया है। और 36 एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्रिप्टॉन का होता है, जो एक अक्रिय गैस है। और ये आयरन भी यहाँ अक्रिय गैस का एटॉमिक नंबर गेन कर रहा है, वही एटॉमिक नंबर ये प्राप्त कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों होता है। हर एक एलिमेंट हो, चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो, यहाँ तक कि आप लोग भी स्टेबिलिटी की तलाश में दिन भर घूमते रहते हैं। अगर आपको स्टेबल ना होना हो तो
आप इतने सारे वर्क, इतना सारा पढ़ाई, इतना सारा व्यवस्था ना करें। तो उसी तरह जितने भी पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं सब क्रियाशील होते हैं अक्रिय गैसों को छोड़ करके, और किसी न किसी तत्व से एक दूसरे से क्रिया करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आयरन होता है वो भी आपका अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग करता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं और वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी अक्रिय गैस का मिल रहा है एटॉमिक नंबर, तो वो आपका स्टेबल होगा कंपाउंड, नहीं मिल रहा है तो वो स्टेबल नहीं होगा या उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं निकिल टेट्राकार्बोनिल का। निकिल टेट्राकार्बोनिल, अगर आपसे पूछा जाए इसमें आपका निकिल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो निकिल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर्मूला वही है आपके सामने, EAN बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, इतना सबको पता है। माइनस करना है तो माइनस क्या करना है, माइनस करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ कार्बोनिल जुड़ा हुआ है ना, और कार्बोनिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। कार्बोनिल एक उदासीन ग्रुप है, तो जब ये उदासीन ग्रुप है तो निकिल को कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं पड़ेगा, ये केवल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा, निकिल केवल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि निकिल के साथ कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बना है। कोई बाहर ब्रैकेट के देख रहे हैं, कोई ग्रुप नहीं है ना, यानी निकिल टेट्राकार्बोनिल में केवल आपका लिगैंड ही निकिल के साथ बंधा हुआ, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो केवल हम इलेक्ट्रॉन का ऐड करेंगे, किन इलेक्ट्रॉनों का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगैंड्स, यानी जो लिगैंड्स के द्वारा ये सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रहण करेगा, उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, EAN बराबर इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 28। अब यहाँ प्लस लगा देंगे, इसका तो काम खत्म कर देंगे ना, यहाँ पर इसका कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा नहीं, 0 होगा। तो 28 प्लस एक कार्बोनिल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 कार्बोनिल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इधर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेगा, ये 2 गुणे 4, यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्शन या इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है। तो उस आधार पर यहाँ 4 और गुणे 2 हो जाएगा 8, तो 28 8 36, देखिए आ गया आपका 36। पिछले में भी 36 आया था, यहाँ पर भी 36 आ गया। तो कुल मिलाकर ये है कहने का मतलब कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता, प्रभावी परमाणु क्रमांक किसी भी सेंट्रल मेटल का, वो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद नंबर ऑफ टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को प्रदर्शित करते हैं। तो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल भी सकते हैं, पूछा जाएगा, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के आधार पर आप स्टेबिलिटी भी पता कर सकते हैं, कौन सा यौगिक स्थायी होगा और कौन सा यौगिक स्थायी नहीं होगा, यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। जैसे कि आपसे अभी आपको बताया था कॉपर, तो ये 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे दिख रहे हैं आप लोगों को, और इसको करिए, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के हमें बताइए। जैसे ये कॉपर सेंट्रल मेटल है और ये अमोनिया है, ये सल्फेट है।
तो कहने का मतलब यहाँ कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा और इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा भी, यानी जब ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। सीधी सी बात है, इसी बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा और अपने दिमाग में इसको बैठा दीजिएगा। जो हमने बताया कि सेंट्रल मेटल की दो प्रकार की वैलेंसी होती है, दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जब दो प्रकार की ये वैलेंसी दिखाता है तो दो प्रकार की बॉन्डिंग भी करेगा। एक बॉन्डिंग इसकी आयनिक होती जो ब्रैकेट के बाहर होती है, एक बॉन्डिंग इसकी कोऑर्डिनेट होती जो ब्रैकेट के अंदर होती है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है इसमें ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्योंकि मेटल है, जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मेटल, तो आयनिक बॉन्ड मेटल में क्या होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं ना, वैद्युत धनात्मक गुण रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। और जब हम प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो हम त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों को लेस भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, तभी टोटल नंबर आपके निकल पाएंगे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ दो कंपाउंड है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में स्टेबल कौन है और कौन अनस्टेबल है, तो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का प्रयोग करके बता सकते हो कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल होगा। तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आप कॉपर का एटॉमिक नंबर लिखिए, EAN इक्वल टू, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, आयनिक बॉन्ड बना रहा माइनस, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 निकलेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करेगा तभी सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। आयनन दिखाओगे SO4 2 माइनस में और यहाँ पर 2+ चार्ज आएगा, यानी आपके 2 इलेक्ट्रॉन खर्च करने पड़ेंगे इसको, तो इसलिए -2 और प्लस में 4 अमोनिया है, और 4 अमोनिया का मतलब हुआ एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल को, एक लिगैंड्स 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। तो 29 में से 2 घटाएंगे 27, 27 में से 8, 27 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉपर का कितना आया, 35 आया। इसी तरह से आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे Fe का इफेक्टिव, Fe का EAN, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका Fe का टोटल एटॉमिक नंबर 26 जो मेन एटॉमिक नंबर होता है, K3 है, यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, -6 + 3, तो टोटल जो चार्ज आएगा Fe पर वो आएगा +3, क्योंकि +3 -6, तो यहाँ घटाओगे -3 बचेगा जो बराबर के उधर जाएगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको खर्च करना पड़ेगा, तो -3 और प्लस में 6 आपके साइनाइड है, तो यहाँ आपने इसमें 4 से गुणा किया था 2 में, यहाँ पे आपको 6 से करना है गुणा 2 में, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 26 -3 होगा 23 और 23 में 12 35। तो Fe का EAN इक्वल टू 35। कहने का मतलब दोनों अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि दोनों अक्रिय गैस की संरचना नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दोनों का एटॉमिक नंबर 35 है, जबकि इसके सबसे नज़दीक होगा क्रिप्टॉन जिसका होता है 36। तो ये रहा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको आप लोग पढ़िएगा, इसको तैयार करिएगा और 2-4 कॉम्प्लेक्स के आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर खुद निकाल के देखिएगा कि कैसे निकाले जाते हैं। इसी से संबंधित हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड से संबंधित अगला टॉपिक अगले दिन लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको मज़ा आ रहा हो चैनल पर, तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।